दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक विनती करनी है, निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें। इसमें जो बेल आइकॉन है वह घंटी की आकृति का जो बटन है उसको दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो जब आगे से हम डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप उससे उसके डाले जाने से तत्काल अवगत हो जाएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना न भूलें। आज के दिन भी अभी तक जो है जो लोकसभा चुनावों को लेकर विभिन्न चैनलों द्वारा जो एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, उन एग्जिट पोल्स की सटीकता या वो गलत है, प्रायोजित है, इसको लेके सोशल मीडिया पे खासतौर से और वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी इसी को लेके दंगल छिड़ा हुआ है आज भी। और एक दिन रह गया है, बल्कि कुछ ही घंटे रह गए काउंटिंग शुरू होने में। तो बड़ी मजेदार स्थिति, माहौल अभी भी रोमांचक बना हुआ है। बल्कि जितनी मजेदार स्थितियां चुनाव अभियान के दौरान नहीं थी, जब चुनाव प्रचार का घमासान था, उतनी नहीं थी, उतना अब बनी। अब बहुत सारे सोशल मीडिया के साथी हैं जो काफी जिनके बड़े व्यूअर्स हैं, जिनको लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं, और हम जैसे लोग भी हैं जो जिनकी एक सीमित है दर्शक संख्या, लेकिन वो हम भी उसमें अपने आप को शामिल करते कि वो सब लोगों से जो बातचीत हो रही थी उस पर ये मान के बैठे हुए थे, मैं भी ये मान के बैठे हुआ था कि अब की बार बदलाव होने वाला है। क्योंकि हमें बहुत सारे मतदाता मिल जा रहे थे जब हम उनसे पूछ रहे थे कि क्या रहेगी अब की बार चुनाव की स्थिति में, तो बहुत तपाक से बड़ा जो एक देहाती किस्म का मतदाता था, जो बहुत पढ़ा लिखा मालूम नहीं होता था, बहुत समझदार मालूम नहीं होता था वेशभूषा से। हुए ऐसे तो हो सकता है कि वो समझदार हमसे हो, लेकिन वो वेशभूषा से हम लोग पूर्व धारणा के आधार पर काम करते, तो हमारी जो पूर्व धारणा है उसके हिसाब से वो जो है गंवार किस्म के का जो आदमी था। लेकिन बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि कितनी राजनीतिक समझदारी कहाँ तक पहुंच गई है, ग्रास रूट लेवल पर किस कदर व्याप्त हो रही। वो एक शब्द में कहता था, उसने एक मुहावरा जैसा उसकी जुबान पे चढ़ गया था कि अब की बार बदलाव के लिए अब तो वोट करेंगे, अब की बार बदलाव। तो हम लोग मान बैठे थे कि शायद बदलाव हो जाए। अब ये अंदाजा करना तो मुश्किल था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जितना सघन संगठन उन्होंने इस बीच में बनाया है 10 साल के अंदर, तो ये विश्वास करना तो बड़ा मुश्किल, ये तो अनुमान करना बहुत मुश्किल था कि वास्तव में बदलाव हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग जो इस बीच में जो भी आप लोगों से चर्चा करते थे, उसमें यही आवाज देने की कोशिश करते थे कि बदलाव होने जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल जब आए तो एग्जिट पोल तो बदलाव को नहीं बता रहे। अब कल के वीडियो में हमने कहा कि हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है अगर ये सरकार बनी रहती है, क्योंकि हमें धरातल पे इतनी बुरी स्थिति सरकार की नहीं दिखाई देती कि हमने 100% मान लिया हो कि सरकार चली ही जाएगी। लेकिन हमें थोड़ा इस पर ऐतराज है, जो सीटों की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है कि पहले से ज्यादा जो सीटें मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, तो उस पर हमें ऐतराज है। तो ये हमारा था। लेकिन सोशल मीडिया के तमाम सारे हमारे बंधुओं को जो एग्जिट पोल है, जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि सरकार बदल जाएगी, और बहुत एडामेंट होकर कह रहे थे, बल्कि वो पार्टी बन गए थे। हम पार्टी नहीं बने, आपने गौर किया वो, हमने मुद्दों की चर्चा की। हमने कहा सरकार कोई भी आए, अगर वैसे हमें लग रहा है कि बदलाव होगा, लेकिन हम इसको भी खारिज नहीं कर रहे कि ये सरकार नहीं आ सकती। कोई सरकार आए, पर जो लोगों के मुद्दे, लोगों की जो आवाज है, लोग जो चाहते हैं, उस पर गौर करने के लिए बाध्य रहे, ये हम चाहते हैं। और इसके लिए हमारी मशक्कत रहेगी, और इसमें दर्शकों का प्यार, भले हमारी एक सीमित संख्या, वो हमारे साथ में, हम ये मान के चलते थे। तो हमारे लिए कोई एक प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है अगर ये सरकार आ भी रही। लेकिन बहुत सारे जो सोशल मीडिया के दिग्गज हैं, उनके लिए तो ये जैसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया हो। तो एग्जिट पोल को वो ढंग से गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये लगता है कि वो वकील बन गए, वो विपक्ष के वकील बन गए। इस बीच में एग्जिट पोल जिन लोगों ने कराया है, उन विशेषज्ञों की भी
के इंटरव्यूज और उनकी बातें भी सामने आई, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उनका तरीका कितना निष्पक्ष और कितना जो है वैज्ञानिक है। और हालांकि वो भी ये कहते रहे कि हम ये नहीं कहते कि 100% हमारा ही सही होगा, लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया। तो इन पर क्यों यकीन नहीं किया जाना चाहिए? 2-3 लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी का भी तो सवाल है। तो हो सकता है कि उनकी बात ही सही हो, तो हम नहीं मान लेते कि उनकी बात ही सही है। वो बड़ी अब सोशल मीडिया के पे ये चल रहा हो कि नहीं, जिन लोगों ने कहा था कि बदलाव हो जाएगा और बदलाव नहीं हुआ, तो वो जो है धूर्त एग्जिट पोल करने वालों को और यही साबित करने में लगे हुए, और इसमें अति हो रही। मैं इस तरीके से सहमत नहीं हूँ आपको, और इससे हमारी खुद की जो हमारे साथी कर रहे हैं उनकी निष्पक्षता पे कहीं ना कहीं दाग लग रहा है। बहरहाल इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इस आवाज को और ज्यादा पुष्ट करने की कोशिश की। स्वाभाविक है कि जिस पार्टी को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है वो करेगा, और ये इसको पुष्ट करने की कोशिश की। जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो सही है, और विपक्ष कह रहा हो 395, वो अपना मन भर रहा है काउंटिंग तक के लिए, और उसका कोई मतलब नहीं। सत्ता में हम ही आ रहे, और इसी के तहत कल जो है प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठकें भी कर डाली। 7 मुद्दों पर उन्होंने बैठकें कर ली। वैसे कोई जरूरी नहीं थी, उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। सरकार वाले वो आ रहे हों, उनको विश्वास वास्तव में हृदय से है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि चुनाव कि जब जो है चुनाव हो रहे होते, चुनाव जब तक पूर्ण नहीं हो जाते, तो कोई बहुत आपात स्थिति न हो, तब तक सरकार नैतिकता की रहती है, अपना काम बंद करती है। लोकतांत्रिक नैतिकता, चुनावी नैतिकता ये कहती है पता नहीं क्या हो जाए, क्या परिणाम आए। तो हम कोई ऐसा फैसला क्यों लें जो है मतलब हम जो है जिम्मेदारी क्यों करें? हम बड़ी अम्मा क्यों बने? जो नई सरकार आएगी, हम दोबारा आएंगे तो फिर हम फैसला आएंगे कि हमने अगर 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया है, तो उसमें इतना अधीर होने की क्या जरूरत है? हम जब तीसरी बार सफर ले लेंगे तो 100 दिन के रोड मैप पे उसी दिन कर देंगे, बैठक कर डालेंगे और उसका क्रियान्वयन शुरू कर देंगे। लेकिन ये चुनाव मतदान पहले, वो चुनाव रिजल्ट आने के पहले ही, और हमने दिखाना शुरू कर दिया। हम सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी बैठक में विचार कर लेते कि क्योंकि अभी तो उनका जो पांडे साहब को जिनको मिला है वो एक्सटेंशन केवल 1 महीने का मिला है, उसके बाद में नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। हालांकि ये बातें सोशल मीडिया पर ही प्रचारित हुई, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नए सेनाध्यक्ष पर विचार करना भी इसमें शामिल रहा है या नहीं रहा। तो प्रधानमंत्री ने बैठकें की, ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बैठक में तमाम सारे इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके डायरेक्टर्स के बारे में भी कौन बनाए जाए, उनके बारे में भी इस बैठक में मंथन किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो काम उनको नई सरकार की, भले वो नई सरकार को खुद ही शामिल हो, उसके भरोसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया जाता प्रधानमंत्री जी पर कि वो मदान्धता के शिकार है, तो ये कहीं ना कहीं वो मदान्धता तो कहीं ना कहीं इस आरोप की पुष्टि करने वाला है। ये बताता है कि हाँ, उनके ऊपर किस कदर जो है मद किस कदर सिर पर चढ़कर उनके ऊपर उनमें बोलता रहता, इसलिए उन्होंने ये एक खाम में ये काम कर डाला। दूसरे साथ साथ में ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने आप को एक बायोलॉजिकल तो उनकी जन्म हुआ नहीं, वो अपने आप को कोई साधारण मानव तो मानते नहीं, सुपर मानव भी नहीं मानते, वो तो एक तरह से अवतार मानते हैं, एक तरह से जो है अपने आप को एक ईश्वर का ही रूप मानते हैं। तो इसलिए वो जो काम करेंगे वो तो असाधारण होना चाहिए, उनका ब्रह्म वाक्य होना चाहिए, वो गलत हो ही नहीं सकता। वो जो कह दे वही चरितार्थ हो जाता है। ये भी तो धारणा उनको बनानी, ये भी तो क्योंकि अवतारों के साथ में तो कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। तो ये चमत्कार को भी उनको अपने कि मेरे अंदर ये चमत्कार भी, ये भी फैलाना है। तो हो सकता है कि ये जो बैठकें उन्होंने कल की, ये जो आवाज देने के, ये लोगों के बीच विश्वास को पुख्ता करने की कोशिश की कि हम जो है चुनाव में हम आ रहे हैं और हमें इसको लेके कोई
वो नहीं है, संदेह नहीं है। और मतलब आप भी इस बात को माने तो ये चुनाव तो एक उन्होंने ये कहा, बल्कि एक प्रकारांतर से तो उन्होंने कह दिया चुनाव तो एक औपचारिकता थी और अब तो हमें जिंदगी भर रहना है। तो ये बात उन्होंने क्यों कही कि इस बात से जो विपक्षी कार्य जो विपक्ष है जिस पर कभी एग्जिट पोल्स से क्यों उसके छाया होने से ही अपने खिलाफ एग्जिट पोल सभी एग्जिट पोल अपने खिलाफ आने से ही जिसका मनोबल गिरा हुआ है और जिसको वो ढांढस बढ़ाने की कोशिश कर रहे विपक्षी दिग्गज ये कह के कि 395 आएगी बराबर लड़ाका तेवर मतलब वो अपनाई और ठीक भी है। हमारे यहाँ तो ये था कि युद्ध होता था, पता था कि आतताई सेना के सामने हार जाएंगी तो महिलाएं फिर भी वो लड़ने से किले का फाटक खोल देते थे और सर पर कफन बांध के ये मानते थे कि वीर गति को हम प्राप्त होंगे। महिलाएं वो अपना जौहर करने में लग जाती थी। तो आन मान शान के लिए तो अंतिम समय तो लड़ने चाहिए वाली रिजल्ट खिला जा रहा हो तो विपक्ष अगर लड़ाका तेवर दिखा रहा तो विपक्ष का ये साहस और शौर्य प्रशंसनीय है, मतलब इसमें कोई आपत्ति करने वाली कोई बात नहीं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक असर तो होता ही। मनोवैज्ञानिक असर ये हुआ एग्जिट पोल के निष्कर्षों का कि विपक्षी कार्यकर्ताओं के जो कल एजेंट बनेंगे उनके मन में ये बात बैठ गई कि हमें एन के एन के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता जीत ले। तो कल को यदि रुझानों में अब ये जाहिर होने लगा कि आपकी सत्ता जो है क्योंकि हमारा उम्मीदवार हारने जा रहा है विपक्ष के मामले में, तो हो सकता है कि आधे के बाद ही वो जो है इतना टूट जाए कि वो बेपरवाह हो जाए पूरी तरीके से और उसके बाद में अगर उसकी थोड़े बहुत वोटों से जीतने की गुंजाइश भी बनती है तो विपक्षी एजेंट है उन विपक्षी एजेंटों के हत मनोबल हो जाने की वजह से उनके जो है उनके द्वारा कटिबद्धता न दिखाने की वजह से कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाए कि वो सीटें भी जो जीतने वाली थी वो भी उसको गंवानी पड़ जाए, ये हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने जो बैठक की उसके पीछे एक मैसेज देने का वो जो विपक्षी एजेंटों का जो दरकता हुआ जो मनोबल है उस मनोबल पर एक हथौड़ी की चोट मारने का और काम किया ताकि बहुमत ये मान के कि बहुमत तो हमें मिल ही रहा लेकिन हम 400 पार की अपने चुनाव में बात की तो ये इस तरीके से मनोबल गिरा कि जो आखिरी में जो कम अंतर से जहाँ पे ज्यादा बड़ा बदलाव के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में वोट दिए हैं वहां पर जो है और थोड़े बहुत वोट से विपक्ष का कैंडिडेट जीता है। वहां पे भी हम गफलत पैदा करके विपक्षी कार्यकर्ताओं के बीच में उनका चौकन्नापन खत्म करके और हम जो है मनमानी करा लें अधिकारियों के सहयोग से और वो सीटें भी जीत जाएं और एन कैन प्रकार हम 400 के पार हो जाएं ताकि प्रधानमंत्री जी का ब्रह्म वाक्य अवतारी पुरुष का ब्रह्म वाक्य करिश्माई पुरुष का ब्रह्म त्याग अवतारी पुरुष का चमत्कार वो सिद्ध हो जाए। तो एक ये दिखाई देती है उनकी अधीरता को लेके जिससे उन्होंने जो लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं हैं उन अच्छी परंपराओं पर एक प्रदर्शन लगाया है लेकिन वो अच्छी परंपराओं की परवाह करते भी कहाँ है। वो अच्छी उच्च परंपराओं की और उच्च मूल्यों की चर्चा करते ही कहाँ है। सहजोरी उनके स्वभाव में शामिल है इसलिए कई जगह वो ऐसी गड़बड़ियां करते हैं। अधिकारी गड़बड़ी कर ही लेंगे, उनके लिए क्यों कर लेंगे अधिकारी गड़बड़ी। तो अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि अधिकारियों की हम क्यों नियत पर सहयोग करें कि सारे अधिकारी गड़बड़ है क्या। स्टील फ्रेमवर्क कहा जाता है भारत की नौकरशाही को, IAS अधिकारी होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, वो क्यों गड़बड़ी करे। देखिए अंग्रेजों का जब समय था तो हमें आज़ादी मिली तो जो उस समय ICS सेवा के लोग ही उन्होंने प्रशासन की कमाल संभाली। तो वो लोग जिन संस्कारों में जिस काम करने के जिस तरीके के अभ्यस्त थे उसमें प्रोफेशनल ईमानदारी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता और वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते। मोदी जी के 10 साल की सरकार में वो भूल गए वो जो शिक्षा जो उनकी परंपरा थी, जो उनकी वो शिक्षा जो थी जो प्रोफेशनल थी, उस शिक्षा को वो भूल चुके। मोदी
जी के कार्यकाल में उनके दिमाग और नौकरशाही के दिमाग में भी एक बात घर कर गई है, जैसे कम्युनिस्ट देशों में नौकरशाही करती है, कि वो भी प्रतिबद्ध उसी राजनीतिक विचारधारा से, उन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों से, उन्हीं सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी। तो उसको ये लगता है कि हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य, हमारी सबसे बड़ी नैतिकता की ये सरकार कंटिन्यू करे। वो खुद ही जो है उस विचारधारा के एक सिपाही बन गए हैं, जो IAS और IPS अधिकारी। तो वो ये नहीं कि किसी प्रलोभन में या किसी दबाव में गड़बड़ियां कर, वो जब वो उस विचारधारा में ढल ही गए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे विचारधारा के अनुरूप सरकार इस देश में राज करे, और वो उस परिवर्तन को करे जो लोगों का, बहुसंख्यक समाज का यहाँ के का सपना है, और हमारा भी सपना है। वो नौकरशाही भी उसी बहुसंख्यक समाज में शामिल हो गई, हमारा भी सपना है। तो वो तो भावनात्मक तरीके से अब गड़बड़ी को गड़बड़ी नहीं मानती, जिस तरीके से वो पौराणिक कथाओं में रहता है नहीं, कि वो अगर जो भक्त लोग थे वो उसको जो भगवान को जिताने के लिए, भगवान के भक्त को जिताने के लिए वो जो थे, वो जो है वो सब कुछ ठीक, सब कुछ उचित मानते थे, कुछ भी करना। तो ये मानते थे कि एक जो है, जो एक पुण्यकारी लक्ष्य है, जो पुण्यकामी जो लक्ष्य है, वो पुण्यकामी लक्ष्य इसी तरीके से पूरा होगा। तो वो कोई भी तरीका, वो पुण्यकामी लक्ष्य को हमें तो पूरा करना है, तो उसके लिए जो तरीका हो वो जायज। और पूरी जनता क्या है, वो एक बार मोड़ पे खड़ी कर दी। बार मोड़ में क्या होता है, बार मोड़ में नैतिक अनैतिक आप क्या कर रहे हैं। युद्ध और प्रेम में ये माना जाता है कि सब कुछ जाए, उसमें कोई नैतिकता नहीं है। तो इस सरकार के कई काम है जो पकड़े गए कि वो नैतिक नहीं है, वो जो है धर्म सम्मत नहीं है वो काम। लेकिन उन कामों को लेके जनता के मन में कहीं से कोई, लोगों के मन में, जो उनका जो है समर्थक वर्ग है, उनके मन में कोई क्लेश पैदा नहीं होता। उनके मन में कहीं कोई कचोट उनका जमीन नहीं पैदा होता, क्योंकि बारबोर्ड पर जब काम करता है, इतिहास के प्रेत है वो उनके ऊपर इतने ज्यादा हावी है कि अब उन्हें लग रहा है कि इतिहास, कि अब हमें मौका मिला है। तो वो प्रेत खड़े हो गए, और प्रेत वो सारे के अब ले लो बदला। अब वो इतिहास का प्रतिशोध लेने की भावना उनके ऊपर जो तारी हो गई, तो उसमें सब कुछ, सारी नैतिकता, सारी मर्यादा उसमें बह गई। और एक आदमी का स्वभाव होता है सहजोरी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारा जो स्वभाव, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है, उसमें वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी गड़बड़ियां इसलिए करते हैं कि उस गड़बड़ियों से उनको कोई बहुत फायदा नहीं। अगर वो गड़बड़ियां न भी करें तब भी बढ़त में वही रहने वाली। चंडीगढ़ का एक मेयर का अगर चुनाव अगर वो हार भी जाते तो कौन सा आसमान टूटना पड़ता हो, आसमान टूट पड़ता है। तो जब राजीव गांधी की 410 की भूतों ने भविष्य 413 सीटें मिली, इतनी बहुमत की सरकार रही, इंदिरा गांधी की इतने बहुमत की सरकार रही। तो एक आध जगह पर अगर बस कामयाब हो जाता था तो वो उसको, उसकी वजह से वो ये कलंक मोल नहीं लेना चाहते, जनमानस में अपनी छवि नहीं बनाना चाहते। लेकिन लेकिन ये परवाह वो करता है जो एक तरह से, अब मैं ये नहीं कहूँ हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो अभी तो है ही प्रधानमंत्री जी, अब तो कल रिजल्ट जो भी हो हम ये मान के चल रहे, तो उनके प्रति जो है एक नागरिक के नाते, मतलब हमारे देश के सर्वोच्च कार्यकारी एक जो है आदर के भाव के साथ ही उनके बारे में, उनके बारे में कोई मत प्रकट करना, यही हमारे लिए उचित है। तो हमारे लिए ये तो नहीं है कि हम करते हैं, लेकिन हमें उस शब्द का विकल्प नहीं मिल पा रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब स्वस्थ चित्त होता, जब चित्त पर में इतनी शैतानियत सवार नहीं होती है, तो वो जो ये कहता है वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना, राम भगवान राम तो इतने शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट थे, और एक साधारण से वो जो है धोबी समाज के एक प्रजाजन ने उनके बारे में टिप्पणी कर दी। वो उससे इतने विचलित हो गए कि माँ सीता का को जंगल में उन्होंने छुड़वा दिया। उन्होंने कहा कि राजा की नैतिकता से, कि राजा के यहाँ कैसी परंपराएं हैं, राजा के यहाँ कैसा वातावरण है, इससे पूरी जनमानस की नैतिकता निर्धारित होती।
जनमानस के मर्यादा के स्तर का निर्धारण होता है। तो लोगों में जब ये फैला हुआ है कि जी राजा के घर में ही मर्यादा नहीं है, तो लोग भी मर्यादा विहीन होने लगेंगे। तो इस नाते ये जानते हुए भी कि निष्कलंक है माँ सीता, उन्होंने माँ सीता को छिड़वा दिया था। तो ये है कि कितना भी शक्तिशाली राजा हो फिर भी वो नहीं चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी इस मामले में है कि उनके पास में कुछ जो है ऐसी सहजोरी का भाव उनके अंदर इतना प्रबल है। तामसी जो ये होता है ना कि 3 गुण होते हैं पुरुष के अंदर, जो कहा गया कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अटल जी के अंदर सतोगुण था, है महात्मा गांधी जी के अंदर सतोगुण था, इसलिए वो सत्ता के लिए लालायित भी हुए। वो चाहते तो वही प्रधानमंत्री रहते, ना नेहरू जी बन पाते, ना पटेल साहब बन पाते। लेकिन वो सतोगुण था तो उनको कीर्ति और यश इन प्रधानमंत्रियों से ज्यादा मिला। जब जयप्रकाश नारायण का नाम जब इतिहास में लिया जाएगा तो मतलब पता चला कि जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों से तो उनका स्तर है ही बहुत ऊंचा। और जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो भी जयप्रकाश जी को एक वो उस टाइप का दर्जा देंगे। तो अब ये है तो जो प्रधानमंत्री जी अब अगर फिर मैं उसी बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि अगर उसमें सीजीआई बना रहता मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चयन समिति में, तो कौन सी आपत्ति पूर्ण पड़ता है? कौन सीजीआई जब बने रहे तो कौन सी सरकार है जिसने अपने मनमाने जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त न करा पाया? सीजीआई यही देता है, कलेक्टर खराब नहीं हुआ। नवीन अरोड़ा को जब कांग्रेस ने बनाया था मनमोहन सिंह सरकार में, तो नवीन अरोड़ा के साथ तो आपातकाल की स्मृतियां जुड़ी हुई थी। उन्होंने कैसे एक टूल के रूप में काम किया था उस समय की सरकार की, इंदिरा गांधी की सरकार की। लेकिन फिर भी नवीन अरोड़ा पर कोई आरोप नहीं लगा। नवीन अरोड़ा चयनित हो गए थे, उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट बाधक बना था। तो पर चूंकि सहजोरी है तो आपने एक खामखा में हटा दिया और एक आलोचनाएं आपने मोल ले लिया से बहुत सारे फैसले। तो अब जो मतगणना हो रही है, मतगणना में ये अगर मतगणना में कुछ ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिनको लेके ये संदेह किया जा रहा है कि चुनाव आयोग का, क्योंकि इस बीच में भी इस चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का जो करीब काम करने का तरीका रहा, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिए उन भाषणों के आधार पर उन्होंने जो इस चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाया और तमाम सारी बातें हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के अदब से वो हमें सत्तारूढ़ पार्टी का अदब मानता हुआ दिखा, हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी पर उंगली उठाने से डरा हुआ नजर आया। तो वो चुनाव आयोग से माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी जैसा चाहेंगे वो वैसे नियम बना देंगे कि तो काउंटिंग में जैसे उन्होंने कहा कि पोस्टल जो बैलेट है वो और ये जो ईवीएम है उनकी साथ साथ में गणना होगी। अब इसको लेके विपक्ष संदेह प्रकट कर रहा है। हो सकता है कि उसका संदेह ठीक भी हो, कुछ गड़बड़ियां हो रहा है, लेकिन ये मन का संतोष पूरा करना है। कुल मिला के जो हमने सुना है उनका जो पक्ष सुना है, जिन्होंने किया है इस सर्वे, जिन्होंने सर्वे कराए हैं, कंडक्ट कराए हैं, उनके पक्ष को उन विशेषज्ञों के सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अतिशयोक्ति तो हो सकती है, लेकिन वास्तव में यही है कि मतलब इस बात पर ही यकीन किया जाना चाहिए फिलहाल कि बहुत कम संभावना है इस बात की, हालांकि पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि फिर जो है सरकार तीसरी बार मोदी जी की आ रही तो क्या गड़बड़ियां कि बहुत बड़ा बहुमत 3/4 400 न पहुंच पाए तो क्या आपको बिगड़ जाएगा? तो क्यों उसके लिए आप जो है इतना ज्यादा एक ऐसी नींव क्यों डालना चाहते हैं, ऐसी परंपराएं क्यों डालना चाहते हैं, ऐसे काम क्यों करके जाना चाहते हैं जो आगे चल के जब इतिहास में वो काम बेनकाब होंगे, वो आप न रह जाएंगे, हम न रह जाएंगे, आज से 50 साल बाद वो चीजें बेनकाब होंगी तो आप बेवजह में देखता रह जाएंगे। आपको बहुमत मिल भी रहा था फिर भी आपने ऐसी गड़बड़ियां करा। तो चुनाव आयोग ने कई ऐसे नए नियम मतगणना के संबंध में बनाए जिनको लेके संदेह प्रकट किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जो अधीर होकर बैठक की है विधिवत शपथ ग्रहण के पहले, जबकि वो केवल एक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही, इन सब चीजों को जोड़ के अगर देखा जाए तो जोड़ के ये देखा है तो केवल एक ही निष्कर्ष नजर आता है कि प्रधानमंत्री के मन में ये उतावलापन है इस बात को लेके कि उन्होंने जो कहा है कि अब की बात 400 पार
ये जो है वो केवल जीत जाए इतना पर्याप्त नहीं है। ये जो उनका वाक्य है ये ब्रह्म वाक्य सिद्ध होना चाहिए, ये वाक्य चरितार्थ होना चाहिए, और इसके माध्यम से ये बात स्थापित करने में, इस बात को बल देने में, उनको इस बात को बल देने का एक बड़ा कारण ये बनना चाहिए कि 400 के पार उनको सीटें मिल गई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये फिर एक बार दोहरा दूं, अगर कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखेंगे तो हम उसको बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।